हेलो गाइज, मैं सुनील पारीक टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपना जो पॉइंट चल रहा था वो था चालक, अचालक और अर्धचालक। यानी कि अपन चालक, अर्धचालक और जो अपने कुचालक होते हैं उनके बारे में बातें कर रहे थे। इसके बारे में अपन ने एक पार्ट पहले बना चुके हैं, ये सेकेंड पार्ट है, आप इसको पूरा देखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो पर। और अपन पीछे जो इससे बैक वाला जो वीडियो रहा था अपना, यानी पार्ट फर्स्ट, उसके अंदर अपन लोहे के बारे में बातें कर चुके थे। तो मैंने आपको बताया था लोहे का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 1598 डिग्री। ठीक है। और लोहे का जो उपयोग है, यानी लोहे का जो यूज किया जाता है वो कहाँ पर करते हैं। आपने देखा होगा मोटरों की बॉडी, इलेक्ट्रिकल कार्य के अंदर मोटरों की बॉडी बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, लोहे का। और जो अपने ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं उनकी जो कोर बनाई जाती है वो भी किसकी बनाई जाती है, लोहे की। यानी कि उनके अंदर सिलिकॉन की मात्रा मिला के किससे बना देते हैं, लोहे की। और लोहा एक प्रकार का चुंबकीय पदार्थ, यानी कि इससे चुंबक बनाए जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसीलिए अधिकतर जो मशीनें होती हैं उनकी बॉडी किससे बनाते हैं, लोहे से। और ये मजबूत भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा। और इसका जो प्रतिरोध है वो तांबे की अपेक्षा 8 गुना ज़्यादा होता है। यानी इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध, यहाँ पे अपन अगर बात करें ना प्रतिरोध की, सीधी अगर कोई पदार्थ के बारे में प्रतिरोध की बात कर रहे हैं तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो उसका जो विशिष्ट जो प्रतिरोध है वो कितना होता है, तांबे की अपेक्षा लगभग 8 गुना ज़्यादा होता है। यानी अगर तांबे का 1 ओम है तो लोहे का कितना होगा, 8 ओम। यानी इतना डिफरेंस होता है। यानी कि जो लोहे का जो प्रतिरोध है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसी कारण लोहे का प्रयोग अपन मोटरों की वाइंडिंग वगैरह करने में नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये था अपने पास लोहा। लोहे को वैसे फिर से भी बोलते हैं, लोहे से चुंबक भी बनाए जाते हैं। यानी कि जो स्थायी चुंबक बनाते हैं वो किससे बनती है, लोहे से। अब आता है अपने पास टिन। ठीक है, क्या आता है, टिन। टिन को अपन दिखाते हैं SR से। यानी कि जो अपने पास जो सारणी है उसके अंदर अपन किससे दिखा, SR से। ठीक है। और ये लगभग 50 नंबर पे आता है। इसका जो उपयोग होता है, इसका ज़्यादा उपयोग नहीं होता, इसका बहुत कम उपयोग होता है। यानी कि जो अपने फ्यूज वगैरह बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, फ्यूज, वहाँ पर। और इसके अलावा अपन अगर सोल्डर वायर की बात करें, सोल्डर वायर, एक तो होता है सोल्डर आयरन, एक होता है सोल्डर वायर। आयरन तो बोलते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। और सोल्डर वायर बोलते हैं उसके साथ जो यूज़ करते हैं ना अपन, जो किसी चीज़, ये मान लीजिए मेरे पास क्या कोई धातु, ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पे जो वायर यूज करते हैं उनको चिपकाने के लिए, उस वायर का क्या नाम है, सोल्डर वायर। ठीक है। वो किससे बना होता है, उसके अंदर 2 पदार्थ मिलाए जाते हैं, यानी कि मिश्र धातु होती है, उसके अंदर टिन मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं, टिन। वो भी अलग अलग अनुपात में, जैसा आपको चाहिए उसी प्रकार अपने क्या मिला देते हैं वहाँ पर, टिन। ठीक है। फ्यूज के अंदर भी क्या मिलाया जाता है, टिन। तो टिन का जो उपयोग है वो क्या क्या है, फ्यूज बनाने में, सोल्डर वायर बनाने में। इसके अलावा किसी धातु पर जंगरोधी परत चढ़ाने में भी किसका उपयोग होता है, टिन का उपयोग किया जाता है। ये था अपने पास टिन। और टिन का गलनांक कोई ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही कम गलनांक होता है इसका। की बात करें तो लगभग 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका। कितना होता है, 232 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही कम गलनांक है। इसीलिए इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, फ्यूज के अंदर। क्योंकि फ्यूज क्या करता है, अपने जो उपकरण जितने भी होते हैं घरों के अंदर, सारों की क्या करता है, सुरक्षा, सेफ्टी करता है। इसीलिए जो अपने पास टिन है उसका वहाँ पे उपयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, लोहे का उपयोग करता हूँ टिन की जगह, यानी कि जो फ्यूज वायर जो है उसको मैं किससे बना देता हूँ, लोहे से। ठीक है। लोहे से जब बनाऊंगा तो उसके अंदर जो करंट का मान ज़्यादा होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया मान लीजिए, तो वहाँ पे करंट का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब करंट का मान बढ़ेगा तो वो उपकरण क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। परंतु लोहा पिघलेगा नहीं वहाँ पर। लोहे का गलनांक कितना है, 1598 डिग्री, तो ये पिघल नहीं पाएगा। तो सारे इंस्ट्रूमेंट जलकर क्या हो जाएंगे, नष्ट। तो अपन ये चाहते हैं कि उस परिपथ को, जब शॉर्ट सर्किट हो तो उस परिपथ को क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। अब तोड़ने का काम आसानी से कौन कर सकता है, टिन कर सकता है। तो इसीलिए फ्यूज का वायर जो बनाया जाता है वो किसका बनाते हैं, आमतौर पर टिन का बनाया जाता है। और घरों के अंदर अपन फ्यूज का वायर किसका बनाते हैं, तांबा अथवा एल्यूमिनियम का, तांबा अथवा एल्यूमिनियम का। अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आता है घरेलू रूप से जो फ्यूज का जो वायर होता है वो किससे बनाया जाता है, तो वहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में इन दोनों में से एक मिलेगा तो एक चूज करना है। ठीक है। अगर दोनों ही मिल जाए तो आपको A व B दोनों मिलेगा, तो आपको ये वाला चूज करना है। ठीक है।
ये था अपने पास टिन। और अब बात करते हैं शीशे के बारे में, क्योंकि ये भी क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो जो इम्पोर्टेंट है, जिनके अंदर से क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब बात आती है शीशे की, ठीक है। शीशे को बोला जाता है लेड। लेड का उपयोग किया जाता है लेड एसिड सेलों में, लेड एसिड सेलों में, सेल बोल लो या बैटरी बोल लो, क्योंकि सेलों के समूह को क्या बोलते हैं अपन, बैटरी बोलते हैं, ठीक है। जो अपने मोटर गाड़ियाँ जो होती हैं या ट्रैक्टर जो होते हैं या अपने घर पे जो इन्वर्टर होते हैं, इन्वर्टर, उनके साथ जो बैटरी लगी होती है उसी को क्या बोलते हैं अपन, लेड एसिड बैटरी बोलते हैं। उसके अंदर होती हैं प्लेटें, वो प्लेटें किसकी बनाई जाती हैं, लेड की। और इसका जो आवर्त सारणी में जो नाम होता है वो क्या होता है, पीबी, पीबी से इसको दर्शाया जाता है, ठीक है। और अगर गलनांक की बात करें तो होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी गलनांक भी इसका क्या ज़्यादा नहीं है, कम है, तो इसीलिए इसका बैटरी में उपयोग किया जाता है। और इसके ऊपर ये मतलब जो रासायनिक क्रियाएं, ये जल्दी से रासायनिक क्रियाएं भी नहीं करता। लोहा मान लो बरसात के दिनों में मैंने रख दिया तो लोहा जल्दी क्या हो जाता है, ख़राब, पर ये जल्दी ख़राब नहीं होता। ख़राब ये भी होता है, मतलब कोरोजन दोष हो जाता है बैटरी के अंदर, तो बैटरी टर्मिनल क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाती हैं। परंतु लोहे की अपेक्षा क्या होता है, ये थोड़ा कम ख़राब होता है। और लेड एसिड सेलों में इसका उपयोग करते हैं। और इसके अलावा लेड एसिड जो सेल होते हैं उनके जो टर्मिनल बनाए जाते हैं ऊपर वाले, आपने देखे होंगे, वो भी किसके बने होते हैं, लेड के, ठीक है। और इसके अलावा जो सोल्डर वायर बनाया जाता है, सोल्डर वायर, वो भी किसका बनाया जाता है, शीशे का। यानी कि टिन के साथ किसका मिश्रण प्रयोग किया जाता है, लेड का। लेड प्लस टिन से क्या बनाए जाते हैं, सोल्डर वायर बनाया जाता है। इसी को अपन किसके रूप में काम में लेते हैं, फ्यूज के रूप में काम में लेते हैं, ताकि फ्यूज का गलनांक क्या रहे, कम रहे। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, फ्यूज वही उपयोग किया जाएगा जिसका गलनांक का मान क्या हो, कम हो, ताकि अपने जो उपकरण होते हैं वो उनको कम करंट पे क्या कर दे, उनको तोड़ दे। अगर ज़्यादा करंट बढ़ गई तो वो उपकरण खराब हो जाएगा, अपना नुकसान हो जाएगा। उस नुकसान से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फ्यूज का। और फ्यूज किससे बनाते हैं, टिन और लेड से, यानी टिन के साथ किसका मिश्रण प्रयोग किया जाता है, लेड का। अब कितना करते हैं वो फिक्स नहीं होता। अगर मान लीजिए टिन है, ये क्या है मेरे पास, लेड, अगर टिन का 10% यूज कर रहे हैं तो लेड कितना होगा, 90%। इसका उपयोग कहीं और किया जाएगा। अगर ये 20 कर रहे हैं तो 80 करेंगे, तो इसका उपयोग अलग जगह किया जाएगा। इस प्रकार अलग अलग जगह इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और अगर टिन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसकी मात्रा अगर ज़्यादा हुई तो उस फ्यूज का गलनांक का मान क्या होगा, कम। अगर लेड की मात्रा ज़्यादा हुई तो उसका गलनांक का मान क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि लेड का गलनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जहाँ पे लेड की मात्रा अगर फ्यूज में ज़्यादा है तो उस फ्यूज का गलनांक भी क्या होगा, ज़्यादा ही होने वाला है, ठीक है। ये था अपने पास लेड, और ये थे लेड के उपयोग। और लेड का गलनांक कितना होता है, 327 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और अब बात करते हैं नाइक्रोम के बारे में। किसके बारे में, नाइक्रोम के बारे में। कई बार नाइक्रोम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो नाइक्रोम के बारे में भी बात कर लेते हैं। नाइक्रोम, ठीक है। नाइक्रोम इस प्रकार आपने देखा होगा, कभी हीटर के अंदर कॉइल बनी होती है, जो हीटर अपने पास होता है उसके अंदर जो कॉइल बनी होती है वो किसकी होती है, नाइक्रोम की, ठीक है। और नाइक्रोम का अगर गलनांक, नाइक्रोम होता क्या है, 80% निकिल, निकिल के बारे में आपने पढ़ चुके हैं, 80% निकिल, 20% क्रोमियम धातु, धातु से मिलकर क्या बनता है, नाइक्रोम। 80% निकिल और 20% क्रोमियम धातु से क्या बनता है, निकिल बनता है, ठीक है। और इसका जो गलनांक की अगर बात करें अपन, इसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि 1400 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ गया, वहाँ पे आपका जो नाइक्रोम है वो क्या हो जाएगा, पिघल कर पानी के रूप में हो जाएगा, ठीक है। यानी पिघल जाएगा, वो तरल अवस्था में आ जाएगा। और अगर यहाँ पे अपन जो अपने पास हीटर वगैरह होते हैं, वहाँ पर जो आपने गीजर जो होते हैं, गीजर वहाँ पर, और इसके अलावा जो प्रेस वगैरह होती है अपने पास वहाँ पर, यानी कि जहाँ पर अपने को टेम्परेचर चाहिए, यानी कि गर्मी चाहिए अपने को, वहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका उपयोग किया जाएगा, नाइक्रोम का उपयोग किया जाएगा। चाहे वो कोई भी जगह हो जहाँ पे
टेम्परेचर यानी उष्मा अपने को चाहिए, वहाँ पर किसका उपयोग करेंगे, नाइक्रोम का उपयोग अपने करेंगे। और इसका जो प्रतिरोध होता है वो तांबे की अपेक्षा कितना होता है, 60% ज़्यादा होता है, तांबे की अपेक्षा 60% ज़्यादा। तो मैंने आपको ये बताया था कि जिस धातु का प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो धातु उतनी उष्मा क्या करेगी, ज़्यादा उत्पन्न करेगी। जिस धातु का विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो धातु उतनी ही उष्मा क्या करेगी, ज़्यादा उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो नाइक्रोम का प्रतिरोध ज़्यादा होता है और इसमें मिला क्या होता है, 80% निकेल और 20% क्रोमियम। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, उष्मीय उपकरणों में, जैसे मान लीजिए प्रेस हो गई, अपने पास हीटर हो गया, गीजर हो गया, वहाँ पर किसका उपयोग करते हैं, नाइक्रोम का उपयोग अपने करते हैं। ठीक है, ये था नाइक्रोम। और इसके अलावा जितने भी पदार्थ बच गए वो आप अपनी बुक से पढ़ सकते हो, उनके अंदर से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अपने पास थे उनको मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। ठीक है, और इसके अलावा एक आता है अपने पास मैग्नीन वगैरह, इनका ना तो ये पूछा जाता है किससे बनता है और किससे नहीं बनता। एक आता है यूरेका। ठीक है, ये दो चीज़ें आती हैं अपने पास, ये भी धातुओं के अंदर आती हैं। ये भी क्या होती है, मिक्सर होती हैं, मिश्रित है धातु, इसे अपने बोल सकते हैं मिश्र धातु। ठीक है, ये कोई स्पेशल धातु नहीं होती, दो से अधिक धातुओं को मिला के क्या बनाए जाते हैं, मैग्नीन और यूरेका। इनका जो उपयोग होता है, सबसे पहले टेम्परेचर की बात कर लेता हूँ। अगर इनका जो टेम्परेचर या ताप गुणांक जो होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री। दोनों का ही टेम्परेचर क्या होता है, ताप गुणांक लगभग 0 डिग्री होता है। अगर आपके पास ये दोनों ही ऑप्शन में आ गए कि निम्न में से 0 डिग्री टेम्परेचर वाली धातु कौन सी है, यानी 0 ताप गुणांक वाली धातु कौन सी है, तो पहले उतर के आएगा आपके पास मैग्नीन। इसकी अपेक्षा मैग्नीन क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, यानी इसका जो टेम्परेचर ताप गुणांक जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम, लगभग 0 के आसपास होता है। इसलिए पहले कौन आएगा, मैग्नीन। बाद में कौन आता है, यूरेका। और इनका उपयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर प्रतिरोध बनाए जाते हैं। प्रतिरोध, अगर आपको कोई वायर बाउंड प्रतिरोध बनाना है या कोई मोटरों के अंदर, स्टार्टर के अंदर प्रतिरोध बनाना है, तो वहाँ पर किसका उपयोग करेंगे अपन, मैग्नीन अथवा यूरेका का। और यूरेका का जो टेम्परेचर होता है यानी कि गलनांक जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए यूरेका का ज़्यादा उपयोग करते हैं अपन। और मैग्नीन का थोड़ा गलनांक क्या होता है, कम, इसलिए इसका उपयोग थोड़ा कम किया जाता है। और कभी क्वेश्चन आता है कि उपयोग किसका करना चाहिए, तो सबसे पहले उत्तर क्या आएगा, मैग्नीन। बाद में आता है यूरेका आपका, क्योंकि 0 डिग्री ताप गुणांक ज़्यादा किसका होता है, मैग्नीन का। ये था अपने पास धातुएं। इनके बारे में अपन बात करेंगे चुंबक वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब करता हूँ धातुओं की बात। अगर धातुओं की बात की जाए, धातु का अगर ताप गुणांक की बात करें अपन, इसको बोलते हैं ताप गुणांक। ठीक है, धातु का ताप गुणांक होता है पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, अपन इसको हिंदी में बोल सकते हैं धनात्मक ताप गुणांक। ठीक है, सभी धातुओं का जो ताप गुणांक होता है वो क्या होता है, धनात्मक है। धनात्मक ताप गुणांक का मतलब ये हो गया कि अगर तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, तो सभी धातुओं का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। क्या मतलब हो गया कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो सभी धातुओं का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, तापमान के साथ बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि वो विद्युत धारा के चालन में क्या करेंगे, बाधा उत्पन्न करने लग जाएंगी। यानी कि विद्युत धारा क्या बहेगी, आपकी कम बहने लग जाएगी। यानी कि विद्युत धारा क्या बहने लग जाएगी, कम। इसका मतलब सीधा ये हो गया कि प्रतिरोध का मान क्या हो गया, बढ़ गया। ये तो क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी धनात्मक ताप गुणांक। सभी धातुओं का ताप गुणांक क्या पाया जाता है, धनात्मक। और अचालकों की बात की जाए, अचालक की अगर बात करें अपन, तो अचालकों का जो प्रतिरोध होता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है, घटता है, यानी ऋणात्मक होता है, एनटीसी, इसको बोलते हैं एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और जो अपने पास अर्धचालक जो होते हैं उनका भी ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अचालकों का प्रतिरोध के मान में क्या आ जाएगी, कमी। और अर्धचालकों के प्रतिरोध के मान में क्या आ जाएगी, कमी। दोनों का ही क्या होगा, प्रतिरोध का मान घटेगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अचालक का एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, लकड़ी वगैरह, लकड़ी, रबड़ वगैरह, कांच, ये सब क्या होते हैं, अचालक। और अर्धचालक की बात करें तो सबसे पहले आता है कार्बन, उसके बाद में अपन सिलिकॉन,
जर्मेनियम। और इसके अलावा एक अपने पास आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वैसे तो क्या होता है, चालक होता है, परंतु इसको कौन सी श्रेणी में रखा गया है, इलेक्ट्रोलाइट को अर्धचालक की श्रेणी में रखा गया है। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोलाइट का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, घटता है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है जो बैटरी में अपन घोल उपयोग करते हैं ना, घोल, यानी कि जो बैटरी के अंदर अपन पानी वगैरह डालते हैं उसके अंदर क्या मिला होता है, एसिड, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है। और इसके बारे में अगर आपको पूरा जानना है तो आपको हमारा जो सेल और बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का एक वीडियो है उसको आपको देखना होगा, वो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। ये थे अपने पास, तो आपको यहाँ से पता लग गया होगा ताप गुणांक किसका धनात्मक होता है किसका ऋणात्मक होता है। तो सिर्फ धातुओं का ही जो ताप गुणांक होता है वो क्या होता है, धनात्मक, और इन दोनों का क्या होता है, ऋणात्मक होता है ताप गुणांक। ठीक है। इसके अंदर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। तो ये थी ताप गुणांक की बात। अब बात करते हैं अपन कुचालकों की। ठीक है। कुचालक, इसको बोलते हैं अचालक, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंसुलेटर। ये सारे नाम किसके होते हैं, कुचालक के। जो अगर परिभाषा की बात करूं, परिभाषा की अगर बात की जाए, वे पदार्थ जो विद्युत धारा के मार्ग में क्या बाधा उत्पन्न करते हो, विद्युत धारा के मार्ग में वे पदार्थ जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं, अचालक। विद्युत धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न करेंगे, बाधा। विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं, अचालक। अचालकों का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, ज़्यादा। क्योंकि जब विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब अपनों से क्या समझ सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब अपन मान लीजिए कोई पानी बह रहा है अपने पास, क्या बह रहा है, पानी, और उसके आगे मैं क्या कर दूँ, कुछ लगा दूँ उस पाइप के आगे, तो पानी क्या आ जाएगा, बहुत ही कम। तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया, वहाँ पे बाधा का मान क्या हो गया, बढ़ गया। उस बाधा को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो सीधी सी बात है, ये विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे, तो बाधा उत्पन्न करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, इनका आर का मान क्या हो गया, ज़्यादा, यानी कि ये ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करेंगे। तो प्रतिरोध क्या होना चाहिए, ज़्यादा। अब इनका उपयोग भी है और नुकसान भी है। अगर धातुओं की बात करें अपन, यानी चालकों की बात करें, तो चालकों का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि वो विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देवें। इसीलिए उनका प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, कम। पर जो सभी का तो हो नहीं सकता। तो सुचालक की बात करें, सुचालक यानी चालक के होते हैं, सबसे बढ़िया सुचालक कौन सा है, चांदी। अब उसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या बहुत ही कम होता है, इसीलिए उसको क्या दी जाती है, वरीयता ज़्यादा दी जाती है। क्या इसका उपयोग किया जाना चाहिए, पर कर नहीं सकते अपन, क्योंकि उसका जो लागत होती है वो क्या होती है, ज़्यादा। ठीक है। देखिए कुचालकों का प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा। और ताप गुणांक की बात करूँ मैं, किसकी बात करूँ, ताप गुणांक। ताप गुणांक क्या होता है, नेगेटिव, यानी NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सभी कुचालक यानी अचालकों का जो प्रतिरोध होगा उसके मान में क्या आ जाएगी, कमी। और लास्ट में क्या होंगे, जलकर नष्ट हो जाएंगे वो। जैसे मान लीजिए अपन को लकड़ी उपयोग कर रहे हैं, लकड़ी मान लीजिए, या अपना जो वायर होते हैं, तो सिंपल सी भाषा में देखिए, वायर होता है अपने पास, वायर के ऊपर क्या चढ़ा होता है, इंसुलेशन। जब उसके अंदर से जब करंट प्रवाहित होती है तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायर क्या हुआ, ऊपर से जो इंसुलेशन था वो पिघल जाएगा, यानी कि सीमा आ जाती है लास्ट में। ठीक है। उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है। उसको हिंदी में बोला जाता है पेरा वैद्युतिक सामर्थ्य, पेरा वैद्युतिक सामर्थ्य। ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं, पेरा वैद्युतिक सामर्थ्य। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, kV प्रति mm, kV प्रति mm। कई जगह kV प्रति सेमी भी लिखा आता है, तो वो भी इसका ही मात्रक होता है। जो इसका रियलिटी वाला जो मात्रक अपन जैसे मानते हैं कि विद्युत धारा मात्रक क्या होता है, एम्पियर। सबसे पहले अपने पास क्या आता है, एम्पियर ही आता है, इसके अलावा तो कुछ आता नहीं है। उसी प्रकार सबसे पहले क्या आना चाहिए अपने पास, kV प्रति mm। और इसको kV प्रति सेमी के अंदर भी लेते हैं, यानी कि मिलीमीटर mm को अपन किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेमी के अंदर। तो वो मैं आपको करना बताऊंगा। ठीक है। पेरा वैद्युतिक सामर्थ्य क्या होनी चाहिए, ज़्यादा।
अब देखिए इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो क्या होती है, वायु, वो भी कौन सी, शुष्क वायु, अशुद्ध जल। इसके अलावा लकड़ी, कागज, ये सब क्या होते हैं आपके पास, अचालक होते हैं। और अचालक का उपयोग भी बहुत सारा है। अरे अपने पास अचालक नहीं होंगे तो बिजली का झटका लग के अपने मर जाएंगे कभी ना कभी। तो इसलिए इनका उपयोग बहुत सारा उपयोग है, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट वाले हैं उनके बारे में ज़्यादा करेंगे, और जो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते उनको मैं छोड़ ही दूंगा, उनको मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इनके गुणधर्म की बात करूँ मैं, अब गुणधर्म की बात करें, जैसे अपन ने जो चालकों की बात की थी तो वहाँ पे गुणधर्म की बात की थी, यानी कि उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो इसके अंदर भी बहुत सारी विशेषताएं होनी चाहिए, तो उन विशेषताओं के बारे में भी देख लीजिए। विशेषताएं, पहली विशेषता की बात करूं तो चालक क्या होना, सॉरी, कुचालक क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। जैसे अपने पास चालक सस्ते थे वैसे अपने पास कुचालक भी क्या होने चाहिए, सस्ते। अब क्यों होने चाहिए, आम नागरिक कुचालक को आसानी से खरीद सके, तो इसलिए क्या होना चाहिए, सस्ता। और मान लीजिए ज़्यादा महंगा हुआ तो अपन खरीद नहीं पाएंगे, जो आम आदमी वो खरीद नहीं पाएगा तो वो क्या करेगा, ठीक है ना। इसलिए क्या होना चाहिए, सभी कुचालक सस्ते होने चाहिए। दूसरी बात करूं तो आसानी से क्या होना चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए, हर जगह आसानी से उपलब्ध। अब 3 नंबर पॉइंट की बात करूं, इनकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी पेरा वैद्युतिक सामर्थ्य क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। अब इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए अपने पास क्या होती है, कोई गीजर होता है, ये मान लीजिए मेरे पास क्या कोई गीजर, इसका जो वायर जा रहा है इधर, इस यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, सप्लाई, ठीक है। गीजर होता है लगभग अपने पास से, मान लीजिए 1000 वाट का है, कितने वाट का, 1000 वाट का। जब ये गीजर करंट लेगा, जहाँ पे करंट होती है वहाँ पे क्या होगी, उष्मा। अगर मान लीजिए यहाँ पे जब करंट जाएगी तो इस वायर के अंदर क्या पैदा होगी, उष्मा। तो यहाँ पे जो अचालक लगाया गया यानी रबड़, जो रबड़ लगाया गया है वो क्या हो जाएगा, कम टेम्परेचर के ऊपर पिघल कर नष्ट हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो ना ये वायर क्या हो जाएगा, खराब। या अपन कभी हाथ लगाएं तो भी अपने करंट मारेगा तो क्या है, नुकसान। ये पिघलना नहीं चाहिए, जल्दी से नष्ट नहीं होना चाहिए। ये इसकी क्या होती है, पेरा विद्युत सामर्थ्य यानी इसकी पावर होती है। यानी प्रत्येक अचालक की पावर क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। वो ज़्यादा उष्मा को सहन कर सके, खराब नहीं हो जल्दी सी, वही क्या होती है उसकी पेरा वैद्युतिक सामर्थ्य। यानी कितना सहन कर सकता है वो। 1 kV प्रति mm में मैंने क्यों लिया है, kV प्रति mm का मतलब क्या हो गया, के का मतलब 1000 वोल्ट, मतलब 1 mm का टुकड़ा, 1 mm का टुकड़ा कितनी 1000 वोल्टेज सहन कर सकता है, वही क्या होता है उसकी पेरा विद्युतिक सामर्थ्य। यानी कि इसका हज़ारों वोल्टेज में क्या होना चाहिए, मान होना चाहिए। मान लीजिए अगर ये क्या है मेरे पास मार्कर का डक, ठीक है, इसका अगर ये कितना लंबाई में क्या है, ज़्यादा, और इसका 1 mm का टुकड़ा तोड़ूँ मैं तो वो कितनी 1000 वोल्टेज सहन कर सकता है, वही क्या होती है उसकी पेरा वैद्युतिक सामर्थ्य। इसलिए mm में ली जाती है। जिससे अपने पदार्थों के अंदर विशिष्ट प्रतिरोध लिया था, किस में लिया था भाई, एक सेमी का टुकड़ा इससे, 1 सेमी का टुकड़ा इससे, मतलब सेमी के अंदर लिया था उसको, मतलब फिक्स माप का टुकड़ा लिया था। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या लेना है, फिक्स माप का टुकड़ा लेना है। उस टुकड़े, वो टुकड़ा कितनी वोल्टेज सहन कर सकता है, वही उसकी क्या होती है पेरा विद्युतिक सामर्थ्य, बिना खराब हुए, ठीक है। वो भी क्या होनी चाहिए, उसकी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि खराब नहीं हो जल्दी सी। और इसके अलावा बात करूँ तो इनके ऊपर मौसम का कोई परिवर्तन, मौसम की वजह से कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए बारिश आ गई, बारिश के दिनों में अपने पास जो शुष्क वायु है, शुष्क वायु क्या होती है, अचानक उसके अंदर करंट नहीं बहता। जब बारिश के दिनों में नमी आ जाती है तो नमी आने की वजह से वायु के अंदर भी क्या बहता है, करंट बहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्या उसका वायु का अवगुण है, वो अवगुण इनके यानी कि अचालकों के अंदर नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर भी होते हैं, उसका तो अपन कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे मतलब है अपन ले सकते हैं भाई, ये सस्ते होने चाहिए, हर जगह उपलब्ध होने चाहिए और आसानी से मिल जाने चाहिए। और इसके अलावा इनकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, ये ख़राब नहीं होने चाहिए, लागत में भी सस्ते होने चाहिए। इस प्रकार बहुत सारे गुण होते हैं, पर जो इम्पोर्टेंट थे हमने बता दिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला। सभी प्रकार के अचालकों की पेरा वैद्युतिक सामर्थ्य क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। बस ये कम नहीं होनी चाहिए, और कुछ भी हो, ठीक है।
ये था अपने पास कुचालक। अब बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी और बेसिक जानकारी। देखिए, ये मान लीजिए मेरे पास क्या कोई कुचालक का टुकड़ा, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि चालकों के अंदर भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। सभी प्रकार के पदार्थों में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो उसी प्रकार कुचालकों में भी क्या पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन हैं फिर भी इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, मैंने आपको ये बताया था कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने के बाद वहाँ पे क्या बन जाता है, पूरा बंद बन जाता है। अंतिम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, पूरा पूरा बंद। वो बंद नहीं टूटेगा, वो बंद टूट नहीं सकता, ठीक है। तो पूरा बंद बन जाने के बाद वो टूटेगा नहीं, तो सीधी सी बात है ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर प्रवाहित नहीं होंगे। जब एक जगह बंद गए, वो टूट नहीं रहा, तो इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवाहित हो जाएंगे। जब प्रवाहित नहीं होते तो सीधी सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होंगे तो आवेश प्रवाहित नहीं हो रहा। जब आवेश प्रवाहित नहीं हो रहा तो इसका मतलब वहाँ पे करंट भी क्या नहीं हो रही, प्रवाहित नहीं हो रही। जब करंट प्रवाहित नहीं होगी तो प्रतिरोधमान क्या हो गया, ज़्यादा। और प्रतिरोधमान ज़्यादा हो गया तो क्या कहलाएंगे, कुचालक यानी कि अचालक। इसको अपन इंसुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है। इसका बहुत सारा उपयोग है। तो ये थी इसकी परिभाषा। इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या पाई जाती है, नगण्य, बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है इनके अंदर, शुष्क वायु। चलो बात करें सबसे पहले पॉइंट की, तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा आता है, शुष्क वायु। सूखी हवा तो सभी ने देखी होगी भाई। गर्मी के दिनों में जो अपनी धूप पड़ती है उस टाइम हवाई लू चलती है, लू जानते हो सभी, वो लू चलती है, वही क्या होती है, शुष्क वायु। उस लू के अंदर करंट प्रवाहित नहीं होता, और बरसात के दिनों में करंट प्रवाहित होता है, ठीक है। शुष्क वायु, इसकी जो पेरा विद्युतीय सामर्थ्य वो कितनी होती है, 3 kV/mm, ठीक है। ये कई बार सेमी के अंदर भी लिखी आती है। अब सेमी में चेंज करना बताता हूँ। मान लीजिए 1/10 है, या ये मान लीजिए 1 kg/सेमी है, mm, ठीक है। मतलब किसी चीज़ में 1 किलोग्राम वजन है प्रति 1 mm के टुकड़े में, यानी 1 mm का टुकड़ा है मेरे पास, उसमें कितना वजन है, 1 kg। तो 2 mm के टुकड़े में कितना वजन हो जाएगा, सीधी सी बात है 2 गुना। तो इसको अपने किससे गुना कर देते हैं, 2 से, 2 गुना हो जाएगा। मैं बोल दूं 3 mm के टुकड़े में कितना वजन हो जाएगा, तो अपने किससे गुना कर देते हैं इसको, 3 से, तो 3 kg हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे mm है, अगर इसको मैं सेमी में चेंज करना चाहूँ तो सेमी में चेंज करने में किससे गुना करता हूँ, mm को। 1 सेमी में कितने होते हैं, mm, 10 mm होते हैं, ठीक है। और अगर मैं सेमी को mm में चेंज करना चाहूँ, मैं बोलूँ मेरे पास 1 सेमी का टुकड़ा है तो कितना mm हो गया, 10 mm। मैंने क्या किया वहाँ पे 1 × 10 किया, यानी कि 10 mm हो गया, गुणा किया। बड़ी वाली से छोटी वाली संख्या में जाते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और छोटी वाली से बड़ी वाली में आते हैं कि मेरे पास कोई 10 mm का टुकड़ा है तो कितना सेमी का हो गया, 1 सेमी का, सीधी सी बात है। तो मैंने इसके अंदर किसका डिवाइड किया होगा, 10 का डिवाइड किया होगा। यानी छोटी वाली से बड़ी वाली में आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको मैं mm से किस में जा रहा हूँ, बड़ी वाली में, ठीक है। तो यहाँ ठीक है, अगर मैं इसको सेमी में चेंज करना चाहूँ तो आपको यहाँ पे क्या लगा, यानी 1 शून्य, यानी 30 kV/सेमी हो जाएगा। सीधा सीधा क्या हो जाएगा, गुणा। इसको गुणा मार दो आप यहाँ से सीधा सीधा, ठीक है। अगर आप डिवाइड करते हो यहाँ पर तो 10 कहाँ पे चले जाएंगे, ऊपर की तरफ, ऊपर जाते 3 से क्या होंगे, मल्टीप्लाई, और वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेमी में चेंज। यानी कि जिस संख्या को आपको पेरा विद्युतीय सामर्थ्य को अगर आपको सेमी में चाहिए तो उसको सीधा सीधा क्या कर देना, 10 से गुणा। अगर मीटर में चाहिए आपको, किस में चाहिए, मीटर में, तो आप किससे गुणा कर देना, 1000 से। क्योंकि 1 सेमी में कितने, सॉरी 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं, 100, तो 100 से गुणा और करना पड़ेगा। और 1 गुणा मैंने यहाँ पे किया है, mm से सीधा मीटर में जाएंगे, किससे गुणा करना पड़ेगा, मेरे को 1000 से गुणा करना पड़ेगा। और शुष्क वायु का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, अपने घरों में तो उपयोग करते नहीं शुष्क वायु का, घरों में उपयोग नहीं करते। जैसे अपने मान लीजिए को प्रेस है, प्रेस मैंने लगा रखी है, यहाँ से प्रेस क्या हो गई, गर्म। तो यहाँ पे जो वायर लगे हैं यहाँ पे क्या चढ़ा है, इंसुलेशन, किसका, रबड़ का। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे किसका उपयोग किया गया है, रबड़ का उपयोग किया गया है, ना कि वायु का। जो बड़े बड़े
ये जो टावर होते हैं या बड़े बड़े तार होते हैं, बड़े बड़े खंभे होते हैं, वहाँ पे सिंगल ऐसे तार जाते हैं। उन तारों के बीच में कौन काम करता है? वायु। क्योंकि वायु की पेरा विद्युत सामर्थ्य कितनी है? 30 kV प्रति सेमी या 3 kV प्रति mm भी बोल सकता हूँ। तो खुले वायरों में, यानी बड़ी बड़ी जो पारेषण लाइनें होती है, पारेषण बोल सकते हैं, पारेषण या वितरण लाइनें, वहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है? शुष्क वायु का पेरा विद्युत यानी कि इंसुलेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? शुष्क वायु का उपयोग किया जाता है वहाँ पर। ठीक है, बड़े बड़े टावर या बड़ी बड़ी लाइनें जो होती हैं वहाँ पर रबड़ वगैरह उपयोग नहीं करते। अब क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ पर बड़ी लाइनें हैं वो, और एक मान लीजिए कोई खंभा है बड़ा टावर, वो तो बहुत सारे गाँव को क्या देगा? सप्लाई देगा। तो प्रत्येक अगर 1-1 एम्पियर लेगा तो 10,000, अगर मान लीजिए कितने घर हैं? 10,000, तो 10,000 एम्पियर होगी वहाँ पर। तो रबड़ तो सहन ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए वहाँ पे किसका उपयोग करते हैं? शुष्क वायु का। अब शुष्क वायु का उपयोग कर रहे हैं तो इसकी भी पेरा विद्युतिक सामर्थ्य क्या नहीं है? ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए दो वायरों के मध्य बहुत ज़्यादा दूरी वहाँ पे रखी जाती है, बहुत ज़्यादा दूरी। ये नहीं कि एक वायर यहाँ पे लगा दिया, एक वायर इसके पास में लगा दिया, नहीं, बहुत ज़्यादा दूरी। अगर आप लेट भी जाओगे तो क्या पढ़ोगे आप? कम पढ़ोगे, यानी लगभग 10-10 फुट, 15-15 फुट इस प्रकार दूरी रखी जाती है। ठीक है, तो ये थी शुष्क वायु, तो ये था शुष्क वायु का उपयोग। अब अपने पास आता माइका। माइका के वायु के बारे में उतना ही क्यों सुनाता है? वायु की पेरा विद्युतिक सामर्थ्य ज़्यादा बार पूछी जाती है। ठीक है, माइका आता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो इसका उपयोग बहुत सारी जगह करते हैं। बात करता हूँ सबसे पहले पेरा विद्युतिक सामर्थ्य की। पेरा विद्युतिक सामर्थ्य यानी अचालकता का जो पावर होती है वो कितनी होती है? 20 से 60 kV प्रति mm। क्या कितनी होती है? 20 से 60 kV प्रति mm होती है। अगर अपन इसको सेमी में चेंज करना चाहें 200 से 600 kV प्रति सेमी हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ये होता कैसा है? जैसे आपने कांच देखा ना, कांच, पारदर्शी कांच जो गाड़ियों आगे लगता है तो उसके आरो पार दिखता है, वैसा होता है कौन? माइका। और माइका अगर आपको देखना है, जैसे मान लीजिए अपने पास कोई गिल्टी वगैरह आती है, उनके अंदर कांच जैसे टुकड़े आते हैं, वो भी क्या होता है? माइका ही होता है। ठीक है, ये ज़मीन के अंदर बहुत सारी मतलब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है माइका, इसलिए माइका का उपयोग ज़्यादा करते हैं। इसकी पेरा विद्युतिक सामर्थ्य क्या ज़्यादा है? ये वायुओं से भी ज़्यादा है। वायु 3 kV प्रति mm होती है, इसकी कितनी? 20 से 60 kV प्रति mm। तो टॉप पे इंसुलेटर कौन आता है? माइका आता है। माइका से ज़्यादा नहीं होती किसी की। ठीक है, तो सबसे पहले किसका उपयोग किया जाता है? माइका का। ये जलता नहीं है, जलता नहीं है, यानी अपना अगर अग्नि पे रख दिया उसको तो नहीं जलेगा। तो सीधे सी बात है, इसका जो उपयोग की बात करें तो इसी जगह उपयोग किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा उष्मा पैदा हो। तो वहाँ पे क्या होते हैं? सब जितने इंसुलेटर हैं वो लगभग जल जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होता जलकर, तो उसका उपयोग वहाँ पर करते हैं। अब कौन सी जगह ऐसी? हीटर हो गया, प्रेस हो गई अपने पास, और इसके अलावा सोल्डरिंग आयरन, यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। मतलब ऐसी जगह जहाँ पर उष्मा ज़्यादा उत्पन्न होती है और वहाँ पर लगभग सारे इंसुलेटर क्या हो जाते हैं? ख़राब हो जाते हैं। वहाँ पर कौन काम आएगा अपने पास? माइका। और इसके अलावा माइका का और भी उपयोग है, जैसे अपनी जो डीसी की मोटरें होती हैं, डीसी मोटरें और डीसी के जनरेटर, वहाँ पे होता है एक कम्यूटेटर, उनके बीच में भी किसका उपयोग किया जाता है? माइका का अचालक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये पारदर्शी होगा। उष्मा का क्या होता है? ये बहुत ही अच्छा चालक होता है। उष्मा का बहुत ही अच्छा क्या होता है? चालक। उष्मा को नहीं रोकता, ये जलता भी नहीं है। और विद्युत का क्या होता है? कुचालक। परंतु उष्मा का क्या होता है? चालक। विद्युत का कुचालक, यानी विद्युत को बहने नहीं देगा। और उष्मा का क्या होता है? बहुत ही अच्छा चालक। तो इसलिए यहाँ पर क्या काम आएगा वो बता देता हूँ। देखिए, ये आप लिख लेना इसको। ये मान लीजिए प्रेस का जो नीचे वाला भाग है वो है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लेके आता हूँ? नाइक्रोम का तार लेके आता हूँ। अभी मैंने नाइक्रोम के तार के बारे में बात की थी, उसको मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। ये लीजिए, और यहाँ पे मैंने क्या दे दी? सप्लाई देती। नाइक्रोम क्या होगा? गर्म होगा। ये क्या पैदा करेगा? उष्मा पैदा करेगा। तो पैदा करते ये क्या हो जाएगी? पूरी प्लेट गर्म, और अपन प्रेस कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। पर तो जब इसको नंगा तार यहाँ पे मैंने उपयोग किया है, तो ये इस बॉडी से टच है, तो यहाँ पे जब करंट आएगी तो इसके अंदर करंट नहीं आएगा, करंट आएगा। तो अपने झटका लगने क्या होती है? संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके नीचे क्या लगा दूँ? कुछ ऐसा लगा दूँ दोनों के बीच में,
इस वायर के मध्य, इस वायर और इस जो प्लेट है नीचे, इस प्लेट को क्या बोलते हैं, सोल प्लेट। सोल प्लेट, ये सोल प्लेट और इस वायर के मध्य में क्या लगा दूं, एक अचालक, ठीक है, जो क्या करेगा, अचालक का काम करेगा। तो मैंने लगा दिया, कोई भी अचालक लगा दिया, मान लीजिए मैंने क्या लगा दिया, पत्थर टुकड़ा लगा दिया, पत्थर भी क्या है, अचालक ही है, मार्बल। तो मैंने क्या लगा दिया, मार्बल। अब मार्बल लगाया मैंने, तो मार्बल ऊपर से गर्म होगा तो नीचे ऊष्मा बहुत कम जाएगी, तो ये प्लेट 1-1.5 घंटे में ही गर्म नहीं होगी, ठीक है। ये सोल प्लेट जो है 1-1.5 घंटे में गर्म नहीं होगी, अपन प्रेस ही नहीं कर पाएंगे। तो इससे बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इससे बचाने के लिए अपन लेके आते हैं माइका। इसको माइका को मैं क्या लगा देता हूँ नीचे, यहाँ पर सबसे पहले ली सोल प्लेट, उसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, माइका, और उसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, ये वायर। अब वायर गर्म होगा तो ये जो माइका है वो विद्युत ऊष्मा का क्या होता है, चालक होता है, तो ऊष्मा को क्या कर देगा, इसके अंदर ट्रांसफ़र, तो ये क्या हो जाएगी, गर्म आपकी। और अपन जब भी इसके हाथ लगाएंगे तो ये क्या होता है, कुचालक होता है, तो विद्युत धारा को इस प्लेट के टच नहीं होने देगा, यानी इस वायर को इसके टच नहीं होने देगा, इसकी वजह से इसके अंदर करंट भी नहीं आएगा। तो दोनों फायदा हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए माइका का उपयोग ज़्यादा किया जाता है इसी जगह, हीटर, प्रेस, सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन के अंदर भी किसका उपयोग किया जाता है, माइका का। वहाँ पर किस प्रकार करते हैं वो भी देख लो। ये मेरे पास क्या, नाइक्रोम का तार, ठीक है, ये मैंने नाइक्रोम का तार ले लिया, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, माइका। ये लीजिए क्या लगा दिया, माइका। माइका क्या होता है, विद्युत का सॉरी ऊष्मा का चालक, ऊष्मा बाहर फैलाएगा माइका। और इसके चारों तरफ मैंने क्या लगा दिया, लोहे की एक प्लेट, ठीक है। इसके ऊपर मैंने बिट किस लगा दी, तांबे की, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, सोल्डरिंग। जब ये ऊष्मा यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होगी तो माइका इसको रोकेगा नहीं, ये ऊष्मा कहाँ पे जाएगी, इस प्लेट के ऊपर। ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, पूरी लोहे की गर्म। जब ये गर्म होगी तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, कॉपर का बिट लगाया है, कॉपर का क्या लगा दिया, बिट। ये बिट क्या हो जाएगा, गर्म, और बिट गर्म हो जाएगी तो अपन आसानी से सोल्डरिंग कर सकते हैं। इस प्रकार की संरचना होती है किसकी, अपने जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसकी। तो ये था अपने पास माइका। इसकी पेरा विद्युतीय सामर्थ्य क्या होती है, 20 से 60, और इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, हीटर, प्रेस, सोल्डरिंग आयरन, इनके आधार के रूप में। आधार क्या होता है, बेस, नीचे का, ठीक है। तो ये था अपना माइका और अचालक और चालक वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो आगे वाले वीडियो में बात करेंगे कुछ अपन और चालकों के बारे में, सॉरी अचालकों के बारे में, कुछ और अचालक बच गए उनके बारे में, और अर्धचालकों के बारे में। वहाँ पर कंप्लीट करने के बाद अपन करेंगे बात एनर्जी गैप के बारे में। एनर्जी गैप क्या होता है, और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि अपने जो विमाएँ होती हैं उनके बारे में भी बताइए, विमा किस प्रकार निकालते हैं और अपन उनको किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपकी जो बीमाएँ पूछी जाती हैं कई बार आजकल क्वेश्चनों में, क्या प्रतिरोधी बीमा क्या होती है, वोल्टेज की बीमा क्या होती है, और आवेश की बीमा क्या होती है। बीमाएँ, बीमा को बोलते हैं अपन, उनका जो परिमाप होता है उसको क्या बोलते हैं, बीमा। उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपन नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।